स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आप लोग के उत्तम स्वास्थ्य की कामना एक बार फिर से फ्यूचर आईएएस एकेडमी और उसकी टीम की तरफ से। मित्रों, कल के क्लास में हमने बात की थी सिंधु सभ्यता और उसके काल निर्धारण की, कि कौन कौन से काल निर्धारण सिंधु सभ्यता के तहत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में कल चर्चा कर ली गई। और मुझे ऐसा यकीन के साथ विश्वास भी है कि आप लोगों को कल की क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे सिंधु सभ्यता का निर्माता कौन था, कौन सी ऐसी प्रजाति थी जिसने सिंधु सभ्यता जैसी महान नगरीय सभ्यता की उत्पत्ति का श्रेय उस संस्कृति को जाता है, उस जाति को जाता है, वही सिंधु सभ्यता का निर्माता कहलाता है। तो मित्रों, आइए चलते हैं उस तरफ जहाँ से हमको ये पता चलेगा कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे। तो मित्रों, 4 प्रकार की प्रजातियों का उल्लेख होता है सिंधु सभ्यता के निर्माता, ऐसा माना जाता है 4 प्रकार की निर्माता थे सभ्यता के। अब उनमें से कौन ज़्यादा मान्य थे, इसके बारे में, इस विषय में हम बात करते हैं। नंबर 1, आप लोग नोट करते चलें, और जहाँ पर नोट ना कर पाएँ वहाँ पर वीडियो को पॉज कर लिया करें। नंबर 1, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, नंबर 1 प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। मित्रों, यह सिंधु सभ्यता में आने वाली पहली प्रजाति के रूप में मानी जाती है, और वर्तमान में जो SC ST जनजातियां हैं हमारी, इससे इनका मिलान किया जाता है। नंबर 2, भूमध्य सागरीय। नंबर दूसरे प्रजाति जो थी वो थी भूमध्य सागरीय। वर्तमान में दक्षिण भारत में जो तमिल, तेलुगु आदि जातियां हैं, उनमें ये लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जिनको सिंधु सभ्यता का निर्माता कहते हैं। इन्हें सिंधु सभ्यता का निर्माता भाषा के आधार पर कहा जाता है। मित्रों, भूमध्य सागरीय को सिंधु सभ्यता का निर्माता कहा जाता है। इसमें सबसे बड़ा जो रोल है, उसमें हमारे एक भाषाविद थे, उनका नाम था सुनील कुमार चटर्जी। उन्होंने दक्षिण भारत में यूज होने वाली ब्राह्मोही भाषा, मित्रों वो भाषा थी ब्राह्मोही, उस भाषा के बारे में कहा कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि है उस भाषा से कहीं ना कहीं से मेल खाती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए मित्रों कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। और इसमें एक और साक्ष्य निकल के आता है भूमध्य सागर के बारे में, कि ऋग्वैदिक काल में आर्य और अनार्य के बीच में युद्ध हुआ था। आर्य एवं अनार्य के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें आर्य विजयी हुए थे। उसमें अनार्यों की जो पहचान थी वो ठिगने, काले और चिपटी नाक वाले होते थे। तो सिंधु सभ्यता के लगभग लोग इसी रंग और बनावट के मिले हुए हैं, इसलिए इस आधार पर भी ये कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता भूमध्य सागरीय थे। अब नंबर 3 हम बात करेंगे मंगोलायड। कुछ विद्वान मानते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो निर्माता थे वो मंगोलायड थे। कैसे मित्रों? वर्तमान में जो पूर्वोत्तर भारत है हमारा, उसमें असम के जो क्षेत्र हैं, आपका यहाँ के जो प्रजाति के लोग हैं वो मंगोलायड थे। मित्रों, सिंधु सभ्यता के निर्माता मंगोलायड थे। इसका उदाहरण हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। वो कैसे? मोहनजोदड़ो से एक धड़ प्राप्त हुआ है। धड़ का मतलब होता है शरीर के ऊपर का ये हिस्सा, इतना हिस्सा, एक धड़ प्राप्त हुआ है। उस धड़ से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये धड़ किसी मंगोलायड का था, और वो धड़ के नीचे का भाग जो था वो तिपत्तिया साल ओढ़े हुए था। तो ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ये धड़ किसी पुजारी या किसी पुरोहित का था। तीसरा मत आपके सामने आ गया। पहला मैंने बताया प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, जो वर्तमान के SC ST जनजाति से उनका मिलान किया जाता है। नंबर 2 मैंने बात की भूमध्य सागरीय के बारे में, जिसके बारे में सुनील कुमार चटर्जी ने बहुत अच्छी डिस्कशन किया, बहुत अच्छा बताया। उन्होंने भाषा के आधार पर ब्राह्मोही लिपि को उन्होंने सिंधु सभ्यता से जोड़ा। नंबर 3 मैंने मंगोलायड के बारे में बताया। अब आखिरी और अंतिम, अल्पाइन। मित्रों, अल्पाइन पश्चिम भारत में ये लोग, पश्चिमोत्तर भारत है जो वर्तमान का, उसमें ये लोग छिटपुट रूप में, थोड़े बड़े रूप में दिखाई देते हैं।
इनको भी सिंधु सभ्यता का निर्माता माना जाता है। लेकिन मित्रों, इस बारे में कई इतिहासकारों में मतभेद है कि सिंधु सभ्यता का निर्माता आखिर था कौन। तो इसमें आप लोग अपने मत के अनुसार लिखेंगे क्वेश्चन के आंसर में कि सिंधु सभ्यता के जो ज़्यादा मान्यता प्राप्त मत है वो यही है कि दक्षिण भारत के लोग ही सिंधु सभ्यता के निर्माता माने जाते हैं। मित्रों, सैंधो सभ्यता का उद्भव, अब लोग कहते हैं कि सैंधो सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, लेकिन सिंधु सभ्यता के बाद जो सभ्यता आई वो ऋग्वैदिक सभ्यता थी। वो कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। तो मित्रों, आप दिमाग लगाएं और सोचें जरा कि एक नगरीय सभ्यता अगर समाप्त होगी तो उससे बड़ी नगरीय सभ्यता का जन्म होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक नगरीय सभ्यता समाप्त हो गई तो एक ग्रामीण सभ्यता कैसे आ गई? मतलब विकसित देश हो, विकसित से विकासशील हो जाए, विकासशील से वो अल्प विकास में आ जाए और फिर पिछड़े में चला जाए, ये कॉन्सेप्ट है मित्रों। तो सैंधो सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। अब ये कहाँ से आई, इसके बारे में भी बहुत सारे इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सभ्यता मेसोपोटामिया से होते हुए भारत आई। वो क्यों आई? क्योंकि मैंने कल की क्लास में बताया था कि मेसोपोटामिया का शासक था सारगोन। उसके नेम प्लेट पर एक मेलुहा देश का जिक्र होता है जिसको वर्तमान में सिंधु सभ्यता से जोड़ा जाता है। तो उन्होंने लोगों ने कहा कि मेसोपोटामिया और से होते हुए ये सभ्यता सिंधु सभ्यता भारत आई। लेकिन मित्रों, अगर हम मेसोपोटामिया को एक तरफ और सिंधु सभ्यता को एक तरफ, दोनों को एक तरफ अगर रखकर इनके नगरों के बारे में हम अगर डिस्कस करें तो सिंधु सभ्यता के जो नगर थे वो जाल की तरह बुने हुए थे और इसके नगर बेतरतीब थे। सिंधु सभ्यता के नगर पक्के ईंट से बने थे और इसके जो नगर थे, मेसोपोटामियन जो नगर थे, वो कहीं कहीं पक्के कहीं कहीं कच्चे बने हुए थे। सिंधु सभ्यता नगर में जो नाली की प्रणाली थी वो बहुत ही उच्च प्रकार की थी और यहाँ पर जो नाली की प्रणाली थी वो बहुत ही निम्न कोट की थी। सिंधु सभ्यता में जो जिगुरत मंदिर पाए गए हैं, जो चबूतरे पाए गए हैं, बहुत उच्च कोटि के थे, स्नानागार बहुत उच्च कोटि के थे, अन्नागार बहुत उच्च कोटि के थे। और बल्कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं पाया गया। सिंधु सभ्यता के नगर फोर्टिफाइड थे, चारों तरफ से घेरे हुए थे, बल्कि मेसोपोटामियन सभ्यता में ऐसा कुछ नहीं पाया गया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया से हुई सभ्यता आते हुए सिंधु सभ्यता का निर्माण किया? मित्रों, मेसोपोटामिया सभ्यता ने सिंधु सभ्यता को जन्म दिया, ये मानना हमारे हिसाब से तो गलत होगा। और बाद में ये मानना विदेशी इतिहासकारों का था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता ने सिंधु सभ्यता को जन्म दिया। लेकिन मेसोपोटामिया के नगर और सिंधु सभ्यता के नगरों में जो भिन्नताएं थीं उसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी मित्रों वो चित्राक्षर थी, मतलब चित्र के रूप में लिखी जाती थी। और मेसोपोटामिया की लिपि कैसी थी? कीलाक्षर थी। कीलाक्षर का मतलब होता है जब किसी पत्थर पर हम कील रखकर हथौड़े से चोट करते हैं ऐसे ऐसे, तो उससे जिस लिपि का निर्माण होता है वो कीलाक्षर है। क्या समानता है? कीलाक्षर और चित्राक्षर में कोई समानता दिख रही है मित्रों? नहीं दिख रही है। दूसरा, सिंधु सभ्यता में 400 से 460 अक्षर प्राप्त होते हैं, जबकि इसके विपरीत मेसोपोटामिया में 900 से 950 अक्षर प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता में कोई मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है और मेसोपोटामिया सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता में जितना सफाई पर ध्यान दिया गया है उतना किसी अन्य समकालीन सभ्यता में ध्यान नहीं दिया गया है मित्रों। मेसोपोटामिया सभ्यता में सफाई पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है। तो एक तरीके से विदेशी इतिहासकारों में मार्टिमर व्हीलर, डी कौसाम्बी, गार्डन, चाइल्ड आदि जैसे इतिहासकारों का एक सिरे से खंडन करते हैं हमारे स्वदेशी उत्पत्ति के इतिहासकार। स्वदेशी इतिहासकार कहते हैं मित्रों कि जो हमारे यहाँ संस्कृतियाँ थीं, आहार, मालवा, कायथा, इसके बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ। उसी में से राजस्थान में एक संस्कृति थी मित्रों, सोथी संस्कृति। सोथी संस्कृति इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा, आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। सोथी संस्कृति ने ही सिंधु सभ्यता का निर्माण किया। वर्तमान में यही सबसे ज़्यादा प्रचलित मत है। मित्रों, वर्तमान में हमारे स्वदेशी इतिहासकार अमलानंद घोष, SR राव, फेयर आलचिन दंपति आदि जैसे इतिहासकारों ने विदेशी इतिहासकारों के इस मत का खंडन एक सिरे से कर दिया है कि मेसोपोटामिया सभ्यता ने सिंधु सभ्यता को जन्म दिया है। तो कुल मिलाकर हम इस निचोड़ इसका जो निकालते हैं वो ये है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता और इसकी संस्कृति के प्रजाति के निर्माता भारत के ही थे।
और वर्तमान में सबसे ज़्यादा मान्य मत है कि सोथी संस्कृति के निर्माता ही सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। तो मित्रों, आज के इस अंक में हमने डिस्कस कर लिया है कि कौन कौन से लोग, प्रजाति के लोग इस सभ्यता के निर्माता थे और सिंधु सभ्यता कहाँ से निकल के सामने आती है। 2 विषयों पर आज हमने डिस्कस कर लिया है। कल की क्लास में सिंधु सभ्यता के जो नगर जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको मैं बोर्ड पर डिस्कस करूंगा, जिससे आप लोग आराम से लिख सकें और एक एक नगरों की विशेषताएं आप लोग जान सकें, जो आपके यूपी पीसीएस प्री और पीएससी एग्ज़ाम, यूपीएससी एग्ज़ाम के हिसाब से, प्री कम टू मेंस के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। मित्रों, इस बात का ध्यान दें आप लोग कि जब भी आप पढ़ें तो चीज़ों को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएं। क्या, कब, क्यों, कैसे। पहले चीज़ों को जानें, उसके कॉन्सेप्ट को समझें, उसके बाद उससे जुड़ी हुई चीज़ों को करंट से रिलेट करें। क्योंकि मित्रों, वर्तमान का जो परीक्षा का परिदृश्य है उस हिसाब से ज़्यादा प्रश्न करंट से जुड़ के आते हैं। मैंने बार बार आप लोगों से इसी बात पे बात की है कि समसामयिकी से जुड़ के बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो समसामयिकी में जो भी आपकी मैगजीन आपको अच्छी लगती हो आप लोग उसको पढ़ते रहें, बहुत थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहें और अपने सहयोगी, अपने मित्र या फिर मुझसे खुद मेरे व्हाट्सएप नंबर 8299033374 पर डिस्कस करते रहें। मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मैं उन्हीं विद्यार्थियों का सपोर्ट करूँगा जो विद्यार्थी कुछ कर दिखाना चाहते हैं, अपने समय को बदल देना चाहते हैं, जो सफलता की सीढ़ी चढ़ जाना चाहते हैं। मित्रों, वही विद्यार्थी अपने माता पिता और संस्थान का नाम रोशन करते हैं। और वर्तमान में हमने जो प्रश्न आपको दिया था, भारत नेपाल संबंध, भारत चीन क्या संबंध है और ध्रुवीकरण के माध्यम से वर्तमान में तीनों देशों के बीच में क्या चल रहा है, इसके बारे में अभी बहुत कम लोगों ने लिखकर मुझे भेजा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर एनालिसिस करके मुझ तक बताएं। कल के अंक में शायद मैं इस बात पर विस्तृत व्याख्या कर पाऊँ कि ऐसा भारत, नेपाल और चीन में क्यों हो रहा है। तो आज का ये अंक मित्रों यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।